नमस्कार स्टूडेंट, आइए आज आपको 10th क्लास के एक स्पेशल मैथ एडिशन में लिए चलते हैं जिसमें हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न पर। और देखिए हमने ये तय किया है कि पहले एक सीरीज़ हम एमसीक्यू पैटर्न की लाएं, फिर एक क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे हम दो को नंबर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको, फिर 4 नंबर वाले और फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन सीरीज़ आपको कंटिन्यूसली देंगे। एक्चुअल में आपका पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, आप कुछ नर्वस से भी होते हैं, कुछ डरे से भी होते हैं, कुछ सहमे से भी होते हैं और ये मानते हैं कि पता ना बोर्ड एग्ज़ाम कैसा होगा, तो थोड़ा सा आपको प्रेशर भी ज़्यादा होता है एग्ज़ाम्स का। जैसे जैसे एग्ज़ाम शुरू होते हैं वो प्रेशर रिलीज होता चला जाता है। तो चलिए, नॉलेज अगर आपको रहेगी तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी हो, पहला हो बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम पहला हो या कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो आप बड़े आसान से कर पाएंगे। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं मैथ में या जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए स्पेशल सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। केवल वो इनको भी अगर पढ़ के जाएंगे तो सफिशेंट मार्क्स। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ये थिंक प्रोसेस जनरेट की तो आप बहुत एक टॉपर स्टूडेंट्स के मार्क्स भी अचीव कर पाएंगे। तो 2 महीने आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बैक टू बैक वीडियोज़ देते रहेंगे। पेपर हमने एक पेपर पैटर्न डाल दिया है जिसमें अब आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो पास होने के लिए तो केवल ये 20 क्वेश्चन भी कर लिए जाएं तो काफ़ी होंगे, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। थॉटिकल जो आपके स्कूल से आंतरिक मूल्यांकन से मार्क्स जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, आप टॉपर स्टूडेंट हैं, तो आइए हमारे साथ से साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज का। और हम प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको देंगे और इस तरह से हम एक पूल बनाएंगे जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा। 2 क्वेश्चन सीरीज का भी एक 2 नंबर की क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, 4 नंबर की क्वेश्चन सीरीज भी और 6 नंबर की क्वेश्चन सीरीज, सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो मैंने पर्सनली अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से जो आपको अर्जित किया है वो हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मैथ में आज आपका स्वागत है और आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, बच्चा बड़ा आसानी से कट करता है। उन्होंने कहा 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो बेटा इसको करने के बहुत तरीके आप लोग ईजाद करते हैं, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सल मेथड की बात करूँगा। मैं उस मेथड की बात करूँगा जो कहीं फेल हो ही ना, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो इस तरह जब भी आपको सरलतम रूप आए या सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म आए, तो आपको दोनों का निकाल देना है। क्या? HCF। इनका क्या निकालना है आपको? HCF में से निकाल देना है बेटा। और फिर में से डिवाइड करेंगे। तो में से निकालने का तरीका आप देखिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। क्योंकि आप ऐसे कट करके चेक, बहुत से कहते हैं कि अरे इनसे कट करके चेक कर लो। तो 46 से कट किया, 92 2 बार कट हो रहा है, 23 से 115 कट हो रहा है, क्या इसको लगा दूं? क्या नहीं समझ रहे ना? सरलतम रूप में ये कहा जाता है कि कोई ऐसी संख्या हो जो दोनों में कॉमन हो, उसको हटा दीजिए, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो चलिए, तो वो संख्या क्या होगी? वो होता है में से निकाल दीजिए। में से भी सीखना, यूक्लिड थ्योरम यही कहती है। पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं यूक्लिड थ्योरम। तो 92 से एक बार 92, 5 से 3 और यहाँ 11 से 23, 92 हमने ऐसे लिखा, 23 चौका 92। तो बेटा HCF कितना आ गया आपका? में से कितना आ गया आपका? 23। में से कितना आ गया? 23। अब आपको 92/115 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए इसी HCF से भाग लगा देना है। ठीक है, 23 से ही आप ऊपर भाग लगाएंगे, 23 से ही आप नीचे भाग लगाएंगे। भाग लगाइए। 23 से जब आप भाग लगाएंगे 92 में तो 4 बार, और 23 से जब आप 115 को भाग लगाएंगे तो 5 बार। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आ गई? 4/5। पहला नहीं, दूसरा यस, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। आंसर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का आप कॉपी पेन उठा लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का एकमात्र तरीका यह है कि आप अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालिए और उस HCF से डिवाइड कर लीजिए।
ठीक है। और वो एचसीएफ दोनों को डिवाइड करेगा और जो भी आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, भागफल मिलता रहेगा, उसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए, वही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो देखिए, परमेय संख्या भी मैक्सिमम अनंत होंगी, इन्फिनिटी, और अपरमेय संख्या भी इन्फिनिटी होती है। दो नंबर्स के बीच में, ये लिख लीजिए, दो नंबर के बीच में, नोट, दो संख्याओं के बीच में, संख्याओं के बीच में अनंत परमेय या अपरमेय, मैं दोनों ही लिख देता हूं बेटा, अनंत परमेय और अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। तो आज के बाद चाहे परमेय आ जाए चाहे अपरमेय आ जाए, आप क्या लगाएंगे? अनंत। हाउ मैनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? इज आंसर इज इन्फिनिटी। तो समझ लीजिए, बिल्कुल एक कंसेप्शनली आपको मजबूत कर दूंगा। पेपर में जाते समय आप देखते ही 20 में से 20 को ना कर दें तो कह देना कि हाँ हम कहीं पढ़े थे। थर्ड क्वेश्चन, दो हो गए, तीसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? आपको कैसा चाहिए बेटा? दशमलव प्रसार शांत। अगर आप बेटा भाग लगाने लगे, शांत का मतलब क्या है? टर्मिनेट, खत्म होना, यानी वो पूरा पूरा कटना चाहिए। शांत का मतलब क्या है? देखिए, शांत का मतलब समझिए, शांत दशमलव कहते हैं उसको जो पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, मतलब पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाए। अशांत दशमलव कहते हैं उसको जो पूरा पूरा न कटे, रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो। एक तो ऐसा हो पुनरावृत्ति वाला हो, ठीक है, कटे भी नहीं, रुके भी नहीं, कहीं भी टर्मिनेट ना हो और पुनरावृत्ति हो। एक तो ऐसा होगा, एक अपुनरावृत्ति वाला हो और रुके भी नहीं, ठीक है, पूरा पूरा ना भी कटे, उसमें एक पुनरावृत्ति वाला होगा, रिपीट वाला होगा, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए, टर्मिनेट ये हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेट ये नॉन टर्मिनेट हो गए, और नॉन टर्मिनेटिंग में आप समझ लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, और ये हो गया बेटा पूरा पूरा कटने वाला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए, जो भी है, अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका अगर आपको आ गया तो वो कुछ भी संख्या बदलता रहे, वो ये संख्याएं जो 4 लिखी हुई हैं ये दे दे, कोई और 4 दे दे, कोई और 4 दे दे, आपको डरना नहीं है। करना कैसे वो समझना है। शांत दशमलव के लिए आपको हर मतलब डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर के ओनली फैक्टर किसके होने चाहिए? या तो 2 का हो या 5 का हो और बोथ का हो, बस ये तो होगा बेटा शांत। अगर ऐसा है तो शांत होगा, वरना तो अशांत ही होगा। यानी या तो केवल 2 के हों या केवल 5 के हों या दोनों के मिक्स हों, केवल ओनली, इनसे अलग नहीं चलेगा। तो अब हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें डेनोमिनेटर से मतलब 88, 88 के फैक्टर करूं तो बेटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, 11 आने की वजह से ये कैसा हो गया? अशांत। तो तुम तो कट गए, उन्होंने कहा शांत चाहिए। 210 को देखिए बेटा, 210 के फैक्टर करें तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, तो ये भी देखो इसमें 7 और 3 आ गए, तो ये भी कट गई, ठीक है। 1600 के फैक्टर करेंगे, देखो मैं फैक्टर भी बता देता हूँ, 1600 के 16 के करने हैं बेटा, जीरो वाले के तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, जितनी जीरो हो ना उनके उतने कर दीजिए। जीरो वाले का देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ बेटा, ये तो आप समझ गए होंगे ना। समझ लीजिए कैसे करते हैं। 1600 के फैक्टर आपको ऐसे नहीं करने कि आप 1600 लिखने जाएं। देखिए 1600 को कैसे लिख लें? 16 गुना 100 लिख लें, ठीक है।
16 गुना 100, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। पहले आप क्या करें, देखिए जीरो देख लीजिए या ऐसे देख लीजिए, जितनी जीरो हैं उतने ही 2 के फैक्टर, 2 जीरो, 5 के भी उतने ही फैक्टर। ये तो हो गए जीरो जीरो वाले के। अब बचा आपके पास 16, 16 के फैक्टर कर लिए। 16 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। तो अब इसको कंबाइन अगर मैं करूं तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो 16 का जो 1600 का जो कंबाइन फैक्टर बना वो बना बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं, कंबाइन फैक्टर बना 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। अब देखिए ओनली 2 और 5 बौथ भी चलेंगे, तो यही आंसर है जो शांत बना रहा है। 110 के देखें तो देखो 11 के तो 11 सीधा सीधा लिख दूं और जीरो का 2 गुना 5 लिख दूं, क्योंकि जीरो के मैं फैक्टर क्या लिखता हूं, जितनी जीरो उतने 2 और 5 लिखने हैं। 1 जीरो थी तो 1 2 1 5 लिख दिया, 2 जीरो थी तो 2 2 2 5। कितना आसान है। तो कौन सा हो गया शांत दशमलव प्रसार, सी हो गया, बाकी आपके टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो क्या लिखना है ये आपको समझना है, शांत दशमलव वो होगा जिसका डेनोमिनेटर केवल 2 केवल 5 और 2 और 5 केवल, इसके साथ लिख लीजिए केवल, ओनली, केवल इनको ही अनुमति है शांत होने के लिए, बाकी किसी को अनुमति नहीं होगी। तो आपका आंसर सी मिल गया। चलें बढ़ जाए, 3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, चौथे की तरफ बढ़िए। किसी को बेटा डाउट आए ना, डाउट आए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, वहां लिख दीजिए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल dy² प्लस by प्लस a विल बी। देखिए 2 चीजें पढ़ते हैं बेटा हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x², यानी आप लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट चाहिए आपको, और अल्फा बीटा आपको चाहिए। तो अल्फा बीटा आप लिखते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म जो x वाले उसमें पढ़ते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x²। ये कौन सी इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली में आप ये करते हैं बेटा काम, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, y में है। देखो आपके इक्वेशन क्या है, dy² प्लस by प्लस a इसके इक्वल टू के शून्यकों का। अब ये आपके पास बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। बहुपद की अगर बात लिखें तो इक्वेशन ना लिख के बेटा बहुपद लिख लीजिए इसको, है बहुत से शोर मचाने लगते हैं कि बहुपद था, इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुपद लिख देते हैं इसको भी मैं, पी वाई में पॉलिनोमियल है। अब समझिए इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए, मतलब मुझे सेकंड वाला चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गुना चाहिए मुझे जीरोज की, इसके जो मूल हैं, इसके जो शून्यक हैं उनकी गुना चाहिए। तो क्या कांस्टेंट टर्म क्या है a, और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म क्या है d, a ओवर d आ गया, आपका आंसर d हो गया, आपका आंसर d हो गया। माइनस a ओवर d नहीं आएगा बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस होता है। देखो माइनस इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा में, माइनस अल्फा प्लस बीटा में होता है ना कि अल्फा बीटा में होता है, तो माइनस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी पूरी इक्वेशन पूरा पॉलिनोमियल किस में, प्लस प्लस में, तो ये आपको ये तो बनेगा नहीं। देख लो आंसर a ओवर d, और कितने नजदीक से। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हुए फंसा लेगा, आप इसकी जगह a लगा दें तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन जो होते हैं ना बेटा, वो जरा सा ध्यान हटा और दुर्घटना हो जाएगी। आप समझ लीजिए, जरा सा ध्यान हट गया, प्लस को अगर माइनस का कंफ्यूजन आ गया तुरंत हो जाएगा। समझ लीजिए प्लस में माइनस होता है, गुणा में कोई माइनस नहीं होता, ये समझ लीजिए। गुणा में आप माइनस क्यों याद रखें। चलिए ये आई होप कि समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, 5वें क्वेश्चन पर। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √18। देखिए बेटा रेशनलाइजेशन जो फैक्टर होता है वो किसी भी संख्या का वो पार्ट होता है जो इरेशनल पार्ट होता है। कौन सा वाला पार्ट, इरेशनल पार्ट। तो √18 में आपको इरेशनल पार्ट चाहिए, पहले क्या चाहिए, इरेशनल पार्ट। तो इरेशनल पार्ट के लिए 18 के पहले मैं कर लूँ फैक्टर बेटा, 2 से कटा 9, 3 से कटा
3 और 3 से कटा 1, तो ये अंडर रूट में 2 गुना 3 मिल गया। अंडर रूट ये कहता है बेटा कि दो फैक्टरों में से एक को बाहर कर दीजिए, 3 बाहर, अंदर अंडर रूट 2। तो इसका इरेशनल पार्ट क्या है? देखो ये तो रेशनल पार्ट है, रेशनल यानी परिमेय भाग है, और इसका अपरिमेय भाग ये है, इरेशनल पार्ट, अपरिमेय, इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल पार्ट। अब मुझे रेशनलाइजेशन परिमेयकरण जो फैक्टर होता है वो अपरिमेय भाग होता है। कौन सा होता है? अपरिमेय भाग, अपरिमेय भाग। तो अंडर रूट 18 का अपरिमेय भाग कौन है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 18 का अपरिमेय भाग क्या है? आप अंडर रूट 18 लगा के भगते बेटा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप यही लगाते, क्योंकि आपको बताया परिमेयकरण तो उसका ये संख्या सीधा होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और जो रूट की संख्या हो उसका सीधा सीधा होता है। ऐसा नहीं है, अपरिमेय भाग होता है। किसी भी संख्या का अपरिमेय भाग अगर है तो वो बनेगा आपका परिमेयकरण गुणांक। ये देखिए बी आंसर। एक एक कंसेप्ट को आप समझिए। अब आप कह रहे होंगे ये 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो भैया इसका भी तो अंडर रूट 3 पार्ट होना चाहिए। नहीं, योग में ये पूरा एक टर्म कहला रहा है। ये सेपरेशन, ये जो है इसका कॉन्जुगेट पार्ट चाहिए होगा, और कॉन्जुगेट जो बनेगा वो 2 माइनस के अंडर रूट 3 पार्ट बनना होगा। तो इसका परिमेयकरण गुणांक तो ये होगा। लेकिन जब आप सीधी सीधी किसी संख्या को अंडर रूट 27 को अगर आप निकालने लगे तो 3 अंडर रूट 3, इसका भी परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? रेशनलाइजेशन फैक्टर अंडर रूट 3 होगा। आप 20 को निकालने लगे और 20 को कहने लगे तो 20 का 20 थोड़ा ही ना होगा। 20 को भी हम किस में कर सकते हैं? 4 गुना 5 में, और 4 का बेटा 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 5, तो 20 का भी कितना हो गया? अंडर रूट 5 हो गया। तो इस तरह से आप इनको समझिए। ये जो अगर आप मान के चलिए, और प्लस माइनस में कोई संख्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 माइनस के अंडर रूट 3 होगा। 3 प्लस के अंडर रूट 5 है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 माइनस के अंडर रूट 5 हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना? 2 माइनस के अंडर रूट 5 है तो इसका भी 2 प्लस के अंडर रूट 3 हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइन के साथ। तो ये चीज़ें समझनी है। सिंगल मल्टीप्लाई, सिंगल टर्म हो, सिंगल आपको संख्या दे रखी हो तो आप उसमें अपरिमेय भाग को निकालेंगे, नहीं तो आप प्लस माइनस का चेंज करके आसानी से निकाल रहे होंगे। तो ये आपका परिमेयकरण गुणांक होगा। और आप अंडर रूट 18 लगा के एक नंबर को कट कर रहे होते, आप गलत कर रहे होते। चलिए आगे बढ़िए, एक एक कंसेप्ट सिखा दूंगा बेटा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। अभाज्य संख्या का आप रूल समझ लीजिए। अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी केवल 2 फैक्टर वाली, केवल 2 फैक्टर वाली। और वो 2 फैक्टर भी कौन होंगे? 1 और स्वयं। ठीक है, वो 2 फैक्टर भी 1 और स्वयं होंगे। तो चलिए 3 पर चेक करते हैं। पहले 3 को देखिए, 3 के 2 फैक्टर 1 और 3, यस अभी तो प्राइम है। 2 को चेक करिए, 1 और 2, यस ये भी प्राइम है। 1 को चेक करें तो 1, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो तुम। 0 को चेक करें तो 0 का 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, एंड सो ऑन, क्योंकि 0 को सब कट कर रहे होंगे। तो देखिए ये दोनों तो बनी नहीं बेटा, ये तो नहीं बनी। अब मुझे बना क्या? 3 बना और 2 बना, दोनों प्राइम है। अभाज्य है, प्राइम है दोनों। उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट चाहिए, तो 2 और 3 में छोटी कौन? 2। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने तरीका भी बता दिया। यानी अभाज्य संख्या केवल 2 फैक्टर रखने वाली होगी, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, वो एक तो खुद और एक। अब उसमें बड़ी छोटी पूछे तो आप बता दीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन से 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप केवल एक बार मेरे साथ चलना शुरू करिए, एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। और जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं 10th क्लास में, आपको समझ में हैं, आपको जानने पहचानने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप उन सबसे कहिए कि आपको जो है मैथ्स बताते हैं, आपको मैथ चैनल बताते हैं, और यहाँ आपको मैं कमज़ोर नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी की बात है। आप एक बार प्रयास करिए, कलम पेन उठा लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, बेटा यूक्लिड की थ्योरम है, a और b धनात्मक पूर्णांक है, a एंड b पॉजिटिव इंटीजर, देन
देखिए आर क्या बी से बड़ा हो सकता है? आर ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन कह रहे हैं आप। बी क्या है? बी है भाग लगाने वाली संख्या, डिवीजर। किसी संख्या 25 को अगर मैं मान के चलिए 7 से भाग लगा रहा हूं, 7 या 21 तो 4, आप समझ लीजिए। बी है भाग लगाने वाली संख्या, ए है 25 आपके पास, क्यू आपको क्वेश्चन है, ये कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन आर जो है ये है रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर इस बी से बड़ा छोटा हो सकता है? बड़ा हो सकता है कि 4 से बड़ा होगा तो भाग ना चला जाएगा, तो पहली कंडीशन कैंसिल। दूसरी कंडीशन आर 0 से छोटा हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं होता। तीसरी कंडीशन आर बी से छोटा होगा, यस, इनमें से कोई नहीं। आपको हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि इनमें से कोई नहीं। और यूक्लिड भाई साहब ने ये कहा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर 0 इज लेसर देन आर एंड आर इज आल्सो लेस देन बाई बी। तो ये कंडीशन आपको पढ़ाई है। तो देखिए यहां से एक पार्ट उठा दिया, आर छोटा है बी से। देखिए यहां उल्टा कह दिया है, 0 छोटा है आर से, लेकिन वहां कह रहा है कि आर 0 जो है बड़ा है। तो मतलब कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है बेटा? आपकी सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। समझ पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है? ये आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है, बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर? ये आपको चाहिए, कौन संख्या रेशनल नंबर है ये वो बताना है। देखो रेशनल पूछ रहा है बेटा, ये देखो 4 प्लस के √3, ये कैसी? इरेशनल, अपरिमेय। ये कैसी? रेशनल। प्लस दो संख्या रेशनल और इरेशनल का सम पिछली वीडियो में जाके बताइए, इरेशनल होता है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये तो इरेशनल होगी। √7 ये भी इरेशनल होगी। √8 को देखिए, 8 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, तो मतलब ये हो गया √2 गुना 2 गुना 2। तो 2 में से 1 तो 2 बाहर हो गया, 1 2 अंदर ही रह गया। तो ये भी भैया अभी √2 इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल ही हुई। हमको चाहिए परिमेय संख्या। इसमें देखिए √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 6, और 6 कैसी है? रेशनल। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी ऑप्शन हो गया। समझ लीजिए, एक एक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। आप बिना सॉल्व करे परिमेय और अपरिमेय नहीं कह सकते, ये बात आप बिल्कुल भी समझ लीजिए। आप ऊपर से देखकर ऊपर से देखकर जज नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्या जज? नहीं कर सकते। आप कपड़ों को देखकर जज नहीं कर सकते, आप किताब के कवर को देखकर जज नहीं कर सकते। ऐसे ही आप इनको सॉल्व किए बिना अजम्पशन पर मत जाइए, अजम्पशन हमेशा धोखा देगी। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। आपको इसके शून्यक चाहिए कि इसके शून्यक होंगे क्या। देखिए दो तरीका है, आपको मैं दोनों तरीका बता देता हूं आपको। आप उन दोनों तरीकों को बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए, तब आपका काम बहुत बेहतरीन, बहुत आसान से होगा। अब आप समझिए, यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिलेगा? -12। और अल्फा बीटा निकालूं तो कांस्टेंट टर्म यानी 35 प्लस के 35। अब आप समझिए कि किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ नेगेटिव और गुना पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये एक ही कंडीशन बनेगी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। भाई ये जो कंडीशन दोनों बनेंगी, क्योंकि अगर एक नेगेटिव होता तो ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव आता, एक नेगेटिव होता तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव आता। तो ये तो दोनों नेगेटिव हैं, और नेगेटिव नेगेटिव की गुना हुई तो पॉजिटिव मिल गया, और नेगेटिव नेगेटिव को प्लस किया तो नेगेटिव मिल गया। समझ पा रहे हैं? एक कंडीशन ये। दूसरा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा अगर आपका नेगेटिव है, ऐसे मैं लिख देता हूं, नेगेटिव है, और अल्फा बीटा आपका बेटा ये भी नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब 1 रूट नेगेटिव
वन रूट या जीरो जो भी आप कहें नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। एक कंडीशन ये बनेगी आपकी, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी ये बनेगी कि अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव हो और अल्फा बीटा भी पॉजिटिव हो, तब आपकी कंडीशन क्या बनेगी, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। आप समझिए, आप ध्यान से समझिए, एक इसको भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, तीनों कंडीशनों को आप याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव और ये ऐसे पॉजिटिव बनेगी तो दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ नेगेटिव। समझ लीजिए, तीनों कंडीशन बन गई, बोथ नेगेटिव की कंडीशन मिल गई, बोथ पॉजिटिव की कंडीशन मिल गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की कंडीशन मिल गई। आपको तीनों कंडीशन है बोथ इक्वल में विभक्त कर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होना चाहिए जीरो के, तब वो इक्वल मिलेंगे, ठीक है। इक्वल का कोई मैटर नहीं आता साइन में इक्वल का कोई मैटर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ जो है काम करेंगे। दूसरा एक तरीका ये है कि 100 बातों की एक बात, अगर आप फैक्टर करना जानते हैं तो 35 कैसे फैक्टर कर दीजिए, जो 12 आ जाए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके शून्य निकाल लीजिए। अगर किसी को ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, आपको कोई मात्र ज़रूरत नहीं है कि आप फैक्टर करने जाएं। मैंने 3 कंडीशन दे दी, तीनों कंडीशनों को आप याद रखिए। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव होंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, अल्फा बीटा नेगेटिव क्या होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप ये एक और चीज़ सोच रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो जाए और अल्फा बीटा नेगेटिव हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता बेटा। वो कंडीशन तो देखिए इसमें आ जाएगी फिर वो कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन बनती नहीं है, बनाने को बना लीजिए आप, देखिए जरा। पॉजिटिव अगर बड़ा होगा नेगेटिव बड़ा होगा तो वो इसी में आ जाएगी, ये पॉजिटिव वो हो, इस पे नेगेटिव हो, इसमें एक कंडीशन और बढ़ा लीजिए बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब ये नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन अल्फा बीटा पॉजिटिव अल्फा बीटा नेगेटिव की दोनों कंडीशन मैंने लिख दी, ठीक है। उस दोनों कंडीशनों में ये होता है, आप समझ लीजिए। क्योंकि पॉजिटिव होने का मतलब है कि बस एक रूट बड़ा होगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला छोटा होगा, तो उसने नेगेटिव कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको नेगेटिव देखेंगे हम समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ है। अगर वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई बॉदर नहीं। 4 कंडीशनों पर चलिए एक कंडीशन और बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा हो समझ में, आराम से आप करिए फैक्टर करके। मैं फैक्टर करके भी बता देता हूँ। 7 और 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस के 5x प्लस के 35 इक्वल टू 0 मान लूँ, और x यहाँ से कॉमन, x प्लस के 7 प्लस के 5 x प्लस के 7, ठीक है, इक्वल टू 0। x प्लस के 5 और x प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल टू माइनस के 5 और x इक्वल टू दूसरे से माइनस के 7। देखो दोनों नेगेटिव हो गए, और यही हम कह रहे थे, दोनों नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। क्लियर? तो समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। चलिए 10वां क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? वही क्वेश्चन जो पहले थोड़ी देर, ये किसका अंडर रूट 11 का, ये किसका बेटा 14 का, ये किसका बेटा 17 का, ये किसका, ये तो 3 अंडर रूट 3। तो अपरिमेय कौन सी होगी? सी। मतलब कुछ नहीं करना है, फैक्टर चेक करने हैं भाई, लेसन ऐसे की तरह फैक्टर चेक कर लीजिए। फैक्टर में कंबाइन जो फैक्टर हो, 2 वाले फैक्टर हो उनको बाहर निकाल दीजिए, जो 2 फैक्टर बना रहा हो सेम जैसे उनको बाहर निकाल दीजिए, जो बचा उसको अंदर रख दीजिए, तब चेक करिए आप परिमेय परिमेय। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ो। 11वां क्वेश्चन, इतने के शून्यक हैं किसके? 5y स्क्वेयर माइनस 25 इक्वल टू 0। शून्यक के लिए ऐसे ही तो निकालते हैं, 4 जीरोज के लिए जीरोज रख लिए, 5 कॉमन ले लीजिए, तो y स्क्वेयर माइनस के 5 इक्वल टू 0। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 को 0 में ले जाओ बेटा, ठीक है, 0 में चला जाएगा। इसको मैं अंडर रूट 5 का स्क्वेयर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इक्वल टू 0। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, y माइनस के अंडर रूट 5 और y प्लस के अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितने हो गए? अंडर रूट 5 प्लस का और एक अंडर रूट 5 माइनस का। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कौन सा आ गया? ये आ गया। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, 5y स्क्वेयर इक्वल टू 25 दूसरी ओर ले गए, डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए।
तो 5y स्क्वायर इक्वल टू 25 और इससे 5 बार कैंसिल, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5 और y इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट के 5 और अंडर रूट से पहले कहते हैं कि प्लस माइनस लगाते हैं। चलिए आपके लेवल पे सिखा देते हैं। तो ऐसा तो भी ये प्लस माइनस का अंडर रूट 5 एक बार प्लस का एक बार माइनस का बन गया। ठीक है, देखिए इसमें समझिए बिना अंडर रूट का दिया हुआ है, जल्दबाजी में जल्दी गलती ना कर दें। OMR सीट पे वैसे भरना है, पहले आराम से बैठ के सोच ले समझ ले। 20 नंबर की बात है बेटा। चलिए अगला बताइए 12वां क्वेश्चन। एक वीडियो में हम ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, हम बेटा कितने क्वेश्चन लेंगे, एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, आइडियोलॉजी क्रिएट कराएंगे। आप आइडियोलॉजी को अगर सही से क्रिएशन मिला तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए जल्दी से, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -40 है। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा, प्लस के 3 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है माइनस के 40। तो इक्वेशन जो बनती है या द्विघात बहुपद जो बनता है px इक्वल टू बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 3x, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस के 40, प्लस तो फॉर्मूले से आ गया। तो और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 40, ये फॉर्मूला लगा देना है बस। ठीक है, प्लस और माइनस के लिए तो कौन सा हो जाएगा आप देखो, पहला ए ऑप्शन आपका राइट है, दोनों ही टर्म माइनस के होंगे, दोनों ही टर्म आपके माइनस के होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए आप कर लीजिए बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 13वां युग्म समीकरण है कौन सी, x प्लस के 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस के 4y इक्वल टू 8। और कह रहे हैं एक हल होगा, दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होंगे। चलिए दो हल देखते हैं, दो हल होंगे तो वो तो अनगिनत हल में हो जाएगा। देखो दो हल हुए तो अनगिनत हल और दो हल सेम होते हैं आपके लेवल पे बेटा। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही कट कर दिए कि दो नहीं एक जैसे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। अनगिनत हल का मतलब भी दो ही, केवल दो तो कभी मायने नहीं रखता। जिसने दो हल दे दिए वो अनगिनत देगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की कोई इक्वेशन है। ठीक है, चलो पर हमें क्या करना है, हमें तो कंपेयर करना है। a1 ओवर a2 निकालो बेटा, a1 ओवर a2 1/2 इसका और इसका ले रहा है, b1 ओवर b2 y टर्म 2/4 तो ये भी 1/2 बेटा, और c1 ओवर c2 4/8। देखो जरा कितना हो गया 4/8 1/2, सही है ना, यही इक्वेशन है ना। चलिए 1/2 1/2 2/4 1/2 4/8 1/2। तो देखिए अब मोस्ट एप्रिशिएट आंसर हमने क्या कहा, हमने कहा ना ऐसे ऐसे कट कर देने पे क्या होगा। देखो मोस्ट एप्रिशिएट आंसर पे बढ़ना है तो आपको a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2 कंडीशन मिल गई। ये बेटा किसकी है, किसकी है। आप जैसे मैंने सोचा ना, आप भी ऐसे सोचते हैं कि अनगिनत हल का दो हल। बेटा दो हल कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम इन तीनों चीज़ों को तो पहचानेंगे ना। हम 10वीं क्लास में क्या पढ़ते हैं, एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। ये टू सॉल्यूशन का कंसेप्ट ही हमारा 10th क्लास का नहीं है। 10th क्लास में हम दो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते ही नहीं है। तो आप इसको तो सबसे पहले कट कर दीजिए कि तू तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब ये कंडीशन किसकी बनती है, इनफाइनाइट मैनी हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अनंत हल, अनगिनत हल। समझ आया। इनिशियली देखकर कुछ ना करेंगे, पेपर में कितना भी इजी क्वेश्चन दे रखा हो बेटा, बोर्ड एग्जाम है, आप एक सेकंड रुक के जरा उसके बारे में विचार कर लें, इजी इजी के बारे में भी सोच लें। कितना भी इजी आपको दिख रहा हो, आप बिना कंपेयर किए बिना मेथड लगाए आप नहीं जाएंगे जब तक कि आपको बिल्कुल फिक्स याद ना हो। फिक्स याद है तो लिख दीजिए, फिक्स याद ना हो। और मैं कहता हूँ मैथ में कोई फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते ही वो बदल जाता है। देख लीजिए आप, कंडीशन आपकी ठीक है। अनगिनत हल होंगे, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 सेम टू सेम है, कॉन्सिडेंट लाइन है, संपाती लाइन है, तो आपका आंसर भी ये होगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, जब व्युत्क्रम हो, यह समझिए
व्यतिक्रम हो, प्रतिलोम हो, ठीक है। इनवर्स अंग्रेजी में तो एक ही नाम होगा इनवर्स, व्यतिक्रम, प्रतिलोम और एक और नाम होता है उल्टा। तो आप गुणनफल पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? गुणनफल पर, ठीक है। अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम कह दिया जाए, योगात्मक प्रतिलोम, वैसे आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है योगात्मक एडिटिव प्रतिलोम, तो इस कंडीशन में बेटा योग निकालेंगे, ठीक है। तो आपको प्रतिलोम का है गुणा निकालिए, अल्फा और बीटा, ठीक है। एक अल्फा बीटा है और एक दूसरे के व्यतिक्रम है, तो जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 ओवर अल्फा हो जाएगा बीटा दूसरे का। और अगर मैं बहुपद से लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट टर्म माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर का टर्म 1, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू माइनस के बी, तो यहाँ से माइनस के 1 इक्वल टू बी। तो बी की ही वैल्यू बेटा वो पूछ रहे हैं, बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1 आपको आंसर दे रही है, माइनस के 1 आपको आंसर दे रही है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं प्लस और माइनस करने में। दिक्कत आ रही है क्या प्लस माइनस करने में? मैंने बता दिया, अगर उल्टा कह दे, व्यतिक्रम कह दे, प्रतिलोम कह दे, तो गुणनफल निकालना है और ये कंडीशन रख देनी है अल्फा क्रॉस 1 ओवर अल्फा की। अगर वो कहता कि योगात्मक प्रतिलोम है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, योगात्मक व्यतिक्रम है, योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक उल्टे हैं, तो हम फिर प्लस कर रहे होते और अल्फा और प्लस बीटा उसको जीरो कर रहे होते। तो अल्फा का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो माइनस का अल्फा होता है, बीटा का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है माइनस बीटा होता है। तो अगर हम जोड़ रहे होते दोनों को, तो माइनस अल्फा और माइनस अल्फा क्या कर रहा होता? जीरो कर रहा था, जब हमको योगात्मक प्रतिलोम की कंडीशन दी गई होती। चलिए, आपको इन्वर्स की थी, मैंने निकाल दिया, आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आते हैं। अर्धवृत्त हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्धवृत्त समकोण बनाता है, ठीक है। समकोण, राइट एंगल, कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, राइट एंगल और 90 डिग्री, ये तीनों नाम एक ही है। इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया और आपको मेजरमेंट में लिख दिया। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला 16वां क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, के मूल जो है वास्तविक नहीं है। यदि, देखिए ये कंडीशन, 3-4 कंडीशन है यहाँ पे पढ़ते हैं, उन 3-4 कंडीशनों को पढ़ लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप समझिए, इधर मैं रख दूं, और मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति आप समझिए। अगर ये लेस देन 0 है तो कैसे? वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, यानी कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे बेटा। अगर ये 0 से छोटा है तो, अगर 0 के बराबर है तो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल और वास्तविक भी होंगे बेटा, रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। इक्वल का मतलब समान होंगे। अगर ये 0 से बड़ा है तो वास्तविक रूट होंगे, ठीक है, असमान होंगे, ये समझ लीजिए। तो अब आपको कहा है कि भाई रूट जो है कैसे है? मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कैसा होगा बेटा? छोटा होगा। अब देखिए, पहले में बड़ा कह रहे हैं 0 से, तो वास्तविक हो रहे हैं, असमान हो रहे हैं। डज नॉट इक्वल टू का कोई औचित्य नहीं बनता, डज नॉट इक्वल टू का कोई औचित्य नहीं बनता। देखेंगे, मोस्ट अप्रिशिएट आंसर देंगे। 0 इक्वल वाला है, और तो कौन सा बचा? लेस देन 0, डी आपका ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल एकदम ओके पढ़िए आप, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए। और इसमें भी 2 तरह की कंडीशन होती है प्लस में, पॉजिटिव में, एक कंप्लीट स्क्वायर बना रहा होता है और एक कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको भी मैं थोड़ा आगे की वीडियो में बता दूंगा कंप्लीट स्क्वायर का, तो आप समझिए। अभी आप क्या समझे? बी स्क्वायर माइनस ac अगर 0 से छोटा है तो वो वास्तविक मूल नहीं देता है, हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब नो रियल रूट्स, आपको इस लेवल पर नो रियल रूट्स पढ़ाता है वो, ठीक है। तो आप इमेजिनरी ना पढ़ के आप क्या पढ़ेंगे बेटा? नो रियल रूट्स। तो आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा और बीटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो 2 काम यहाँ से आप पहले ही कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, कुछ भी दे रखा हो आगे, 1 ओवर अल्फा है, 1 ओवर बीटा, वो बाद में सोचेंगे, पहले ये कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस के 1 एक्स स्क्वायर, ये अल्फा बीटा
माइनस के कांस्टेंट टर्म माइनस का 6 डायरेक्ट 2 कितना हो गया माइनस के 3। ठीक है, अब आप समझिए ये दोनों चीज़ें आपने निकाली 1/α प्लस 1/β, यही तो वैल्यू है बेटा, करो जल्दी से। तो इसको हम अल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो ऊपर भी क्या बनेगा अल्फा प्लस के बीटा। देखो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, प्लस में इधर उधर मैंने कर दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू रखो -3 और -3/1 मानी जाएगी। ऐसे बाहर की बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, तो कितना हो जाएगा 1/3 दूनी 6, तो -1/6। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, देखो प्लस का और माइनस का दोनों दिए होते हैं, अगर आप जरा भी कहीं भटके तो तुरंत फंसा लेगा आपको। जरा भी अगर आपने प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था तो माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, और यहाँ प्लस होता था कांस्टेंट टर्म में, माइनस वहाँ दे रखा है तो इसलिए माइनस हो गया, तो -3। तो आंसर कौन सा हो गया आपका -1/6। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद चाहिए आपको, 21वां टर्म चाहिए एपी का। तो देखिए ए इक्वल टू कितना, पहला टर्म कितना 3, डी इक्वल टू कितना, लास्ट में से इसमें से घटा लीजिए, देखो कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है 7 की, 4 से 11 हुआ 7। अगर पहले टर्म पे समझ नहीं आ रहा हो तो बेटा आगे कर लो, 18 में से 11 घटे तो 7, डी कितना हो गया 7, और टी एन कितना, एन कितना, एन आपको चाहिए 21, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं आप। तो टी 21 इक्वल टू ए की वैल्यू -3 प्लस 21 - 1 डी की वैल्यू बेटा 7, तो -3 21 में से एक घटा 20 की 7 में गुना की तो 140, ठीक है ना, 20 7 दूनी 14, 140 में से 3 घटे तो कितना बना 137। आपका आंसर कौन सा हो गया 137। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो क्वेश्चनों को बार बार रिपीटिशन मिलेगा, इतनी वीडियो दे दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में जाते समय। बस आप रोज का काम रोज निपटा लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है वाला पूछा है, नहीं है वाला नहीं पूछा। देखो ये तो वैसे ही दिख रहा है, अंडर रूट चढ़ा हुआ है एक्स पे, नहीं कटेगा, और एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, नेगेटिव बना रहा है, नहीं होगा, ये भी नेगेटिव बना रहा है, नहीं होगा, 3 कट गए, चौथा होगा ही होगा, बेशक 3 दिख रहा है, मैंने कह दिया। आप देखिए ना, नेगेटिव पावर दे रहा है एक्स, नेगेटिव पावर दे रहा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव पावर दे रहा है। अगर मैं एलसीएम लेकर भी करूंगा तो वो नहीं बनाएंगे, वो पावर 4 बना देगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो खाली एक्स बना देगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर भी ऐसे भी ना चेक करें आप चेक करते चलें। देखो पहले को चेक करके देखता हूँ, एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 3। देखिए यहाँ से मैंने बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस के 1 बचा, एक्स माइनस के 1 की 3। अब बेटा गलती ये मत कर देना इसको काटने की, अगर आपने कट कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या करूँ, इसको भी इधर उठा लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 1, क्योंकि काटने की अनुमति मैथ में होती नहीं है, आप कट कर देते हैं इनिशियली, वो कोई दिक्कत नहीं। एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन की तो अनुमति है, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ से एक कॉमन निकल गया, तो बेटा कितना बचा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स माइनस के 1, इसको एक्स स्क्वायर, इसको खोलें तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस के 1 और यहाँ कितना बचा माइनस के 1 प्लस के 2x इक्वल टू 0। देखो जरा द्विघात बना नहीं बना, गुना कर लीजिए, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, वैसे भी आप गुना करना चाहें गुना करके देख लीजिए, x की गुना तो माइनस के x की गुना इसमें प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक है, -1 की गुना माइनस माइनस प्लस के 1 और -1 की गुना माइनस के 2x इक्वल टू 0। अब समझिए जरा 2x स्क्वायर का कोई साथी नहीं, 2 और 1 1 3x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। देखो पहली ही इक्वेशन आपकी द्विघात बन गई, यही आपका आंसर है। इसको देखिए मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, आपको घबराहट क्यों हो रही है। एक्स एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इधर वाले में एक्स एलसीएम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स की 3 बन गया। देखो नहीं बना, इसमें अंडर रूट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सेम ऐसे हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा करूँगा तो एक्स की 4 प्लस के 1 और इधर जाके 5x स्क्वायर, यहाँ पावर 4 बननी है, तो ये भी नहीं बनेगा। बिल्कुल भी ऊपर से देखकर मैंने कहा ना, द्विघात वाले समीकरण में
द्विघात जिसमें यस और नो पूछ रहा हो ऊपर से देखकर अजम्पशन नहीं करेंगे जब तक उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बना लेंगे। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लीजिए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। और बच्चों जिनको ज़रूरत है उन बच्चों को आप वीडियो भेज दीजिए और कह दीजिए कि मैथ का डर खत्म कर दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स का भी डर खत्म कर लेंगे। जल्दी ही स्टैंडर्ड मैथ पर आपको मैथ की वीडियो मिल जाएंगे और स्टैंडर्ड क्लास 8 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 10th क्लास में, उन सभी की वीडियो आपको स्टैंडर्ड क्लासेज पर मिलेगी और स्टैंडर्ड मैथ पर आपको मैथ की वीडियोज मिलेंगी। आप बिल्कुल बेधड़क होकर 10th क्लास स्टूडेंट को कह दीजिए कि डर छोड़ दीजिए, आप परसेंटेज चाहते हैं तो आ जाइए। चलिए इस क्वेश्चन को करके आगे विदा लेंगे। देखिए ए कितना है बेटा 80, डी कितना है 80 में से 76 में से 80 घटेंगे -4। कौन सा पद 0 है? मैंने माना n वा पद 0 है, n वा पद 0 है तो क्या करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है मेरा। Tn कितना 0, a कितना 80 प्लस n माइनस 1, डी कितना बेटा -4। अब इसके गुना करने मत जाओ, इसको इधर ले लो -80 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -4। अब इस 4 से डिवाइड कर दो, -80 ओवर -4 इक्वल टू n -1। इससे कैंसिल कितनी बार 20 बार, तो 20 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से 1 को इधर ले जाए तो n इक्वल टू 21 जुड़ जाएगा ना ये। तो कौन सा पद है बेटा 21वां पद 0 होगा। अगर ये पूरा पूरा नहीं करता तो कोई नहीं होता और कट के जितना आ रहा है वो आपका आंसर। 21वां पद जो है 0 हो गया, आपका क्वेश्चन लास्ट हो गए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में, इससे आगे 20 क्वेश्चन में आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए दिन नए सुबह में। चलिए सर्दी का मौसम है, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। और हम कह रहे हैं आप जुड़िए एक बार और नीडी स्टूडेंट्स को भेज दीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।